हेलो एवरीवन, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे थे जिसकी 2 क्लासेज अपनी हो गई है। ये उससे नेक्स्ट क्लास है, ओके, जिसके अंदर आगे पढ़ेंगे अपन। दोस्तों, प्रीवियसली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता कैसे है, कैसे उसका ओरिजिन होता है, क्या उसकी सिमिलरिटी होती है, क्या असिमिलरिटी होती है। यानी एक तरह से लिम्फेटिक सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, बट सर्कुलेटरी सिस्टम से डिफरेंट क्यों है और सर्कुलेटरी जैसा क्या है उसमें, इस तरह की चीजों को अपन ने प्रीवियसली क्लास में बहुत अच्छे से समझ लिया था, डायग्राम की सहायता से बहुत अच्छे से समझा था। इससे आगे अपन पढ़ेंगे लिम्फ क्या होता है, लिम्फ नोड क्या होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अपन लिम्फेटिक डक्ट। ओके, क्लियर है? तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि लिम्फ होता क्या है। वो हालांकि प्रीवियसली क्लास के अंदर अपन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि लिम्फ होता क्या है। जो अपना इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, यानी सेल के बिटवीन या टिश्यूज के बिटवीन जो खाली स्पेस एरिया होता है, उस स्पेस एरिया को अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। उसके अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को अपन इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं और वहीं से लिम्फ बनता है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं लिम्फ होता क्या है। इट ड्रेन बाई लिम्फेटिक कैपिलरीज। ड्रेन किसके थ्रू होता है? वेनस ड्रेनेज, वेन के थ्रू होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज लिम्फेटिक कैपिलरीज या लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू होता है। ओके, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेस, ये बहुत सारी सेल्स है, इन सेल्स के बीच में ये जो खाली जगह है, यहां पे जो फ्लूइड होता है, इसको ग्रीन कलर के अपने डायग्राम में देखा था ना, कुछ कैपिलरीज होती है जो जाके एक बड़ी वेसल्स बनाती है और इस वेसल्स के थ्रू हार्ट के अंदर ड्रेन होता है। ओके, इस प्रकार से इस फ्लूइड को आगे ले जाया जाता है। यदि लिम्फेटिक वेसल्स जो फ्लूइड लेके जाते हैं लिम्फ, इस लिम्फ को ब्लड से अलग अपन बात करें तो उससे डिफरेंट कैसे होता है? ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं सबसे पहले अपन समझते हैं कि जैसे एक ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यदि इन वूल ब्लड में से इन तीनों को यदि निकाल दिया जाए तो उसके बाद जो फ्लूइड बचता है उसको बोलते हैं अपन प्लाज्मा। ओके, उसके बाद क्या बचता है? प्लाज्मा बचता है, प्लाज्मा। ओके, ये जो प्लाज्मा होता है ये अप्रोक्सीमेट 55% के आसपास होती है और ये जो तीनों प्रकार की जो सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये समथिंग 45% के आसपास होती है। तो जो ये फ्लूइड होता है कौन सा? लिम्फ। तो लिम्फ होता है वैसे देखने में ये प्लाज्मा जैसा ही होता है, वूल ब्लड जैसा कभी नहीं होता है, वूल ब्लड जैसा कभी नहीं होता है, पर देखने में प्लाज्मा जैसा ही होता है। लेकिन फिर भी उसमें कुछ क्या डिफरेंस रहता है? प्लाज्मा जैसा ही होने के साथ ही साथ इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसमें, सॉरी, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन इसमें ज्यादा होते हैं। ओके, डब्ल्यूबीसी ज्यादा होती है और प्रोटीन ज्यादा होती है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए इसके अंदर डब्ल्यूबीसी ज्यादा रहती है। ओके, इसके अंदर कभी भी आरबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आरबीसी और प्लेटलेट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करेंगे लिम्फ नोड। जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो लिम्फ को लेके जाती है हार्ट तक, तो उसके बिटवीन कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ डायलेटेड पार्ट होता है जिसको अपन लिम्फ नोड बोलते हैं। ओके, प्रीवियसली क्लास में मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था कि जैसे ये लिम्फेटिक वेसल्स जा रही है, बीच के अंदर एक डायलेटेड पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड बोलते हैं। इस लिम्फ नोड के अंदर ज्यादा मात्रा में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है? ज्यादा मात्रा के अंदर मोर अमाउंट ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट इसके अंदर ये प्रेजेंट रहती है। यदि अपन लिम्फ नोड की बात करें तो इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं? एक तो ये वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है। मान लीजिए लिम्फ के अंदर पानी ज्यादा है या कम है तो उसका अब्जॉर्प्शन कर लेती है। ओके, अपनी बॉडी से अब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फॉरेन बॉडी आ रही है, उस फॉरेन बॉडी को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी हो, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये भी अपन प्रीवियसली क्लास में समझ चुके हैं। ये सभी फॉरेन बॉडी को किल कर देती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। लिम्फ नोड को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ ह्यूमन बॉडी बोला जाता है लिम्फ नोड को। ओके, क्लियर है? नेक्स्टली चलते हैं अपन इससे आगे। अपन ने देख लिया लिम्फ और लिम्फ नोड होता क्या है। ओके, अब अपन बात करेंगे
मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन है जिनको अपन लिम्फेटिक ऑर्गन बोलते हैं, जैसे स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर भी ज्यादातर क्या होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मेजर अमाउंट में पाए जाते हैं, इसीलिए उसको लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर काउंट किया जाता है। थाइमस में होता ही होता है, क्योंकि टी सेल बी सेल का मेचुरेशन ही कहां होता है, थाइमस के अंदर ही होता है। एक तरह से चेस्ट वाली एरिया के अंदर, थोरासिक रीजन के अंदर होती है थाइमस, तो थाइमस के अंदर टी सेल का मेचुरेशन होता है, ओके, जिससे CD4 और CD8 सेल्स बनती है ना। ओके, टॉन्सिल अपने नेक रीजन के अंदर होता है टॉन्सिल, ओके, तो टॉन्सिल भी क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन है। कई बार बच्चों के अंदर बढ़ावा दिखाई देता है, क्योंकि जनरली बच्चे ज्यादा इंफेक्शन के शिकार होते हैं, फॉरेन बॉडी वगैरह उनके ज्यादा जा पाते हैं, इसीलिए लिम्फेटिक ऑर्गन ज्यादा काम करने के कारण से उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको अपन टॉन्सिलाइटिस भी बोलते हैं। क्लियर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस भी बोलते हैं। तो ये तीनों की तीनों क्या है, मेजरली लिम्फेटिक ऑर्गन है, यानी मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन है। बड़े लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर इसको काउंट किया जाता है। ओके, 1 सेकेंड, ओके ओके ओके, तो ये तीनों ऑर्गन क्या है, मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन है, स्प्लीन, थाइमस एंड टॉन्सिल। क्लियर है। इससे आगे अपन बात करते हैं, when there is a blockage to lymphatic system the splenic edema appear first। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक तरह से एमसीक्यू है, एमसीक्यू है, आपको ध्यान रखना है। कभी भी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कभी भी कोई ब्लॉकेज आता है तो वहां पे स्प्लिनिक एडिमा दिखाई देता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज आने पे फर्स्ट सिम्टम क्या आएगा, वहां पे क्या आएगा, वहां पे स्प्लिन की साइज बढ़ी हुई दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि वहां पे एडिमा हो जाएगा। क्लियर है, तो स्प्लिन की साइज बढ़ी हुई दिखाई देगी क्योंकि वहां पे एडिमा हो जाएगा सबसे फर्स्टली। ऐसे ऑर्गन, ये भी एक तरह का एमसीक्यू है, एमसीक्यू है कि ऐसे ऑर्गन जहां पे लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहता है अपनी बॉडी में, ऐसे कौन कौन से ऑर्गन है, नंबर 1 ब्रेन, ब्रेन में कभी भी लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहता है। बोन, बोन में भी कभी भी लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहता है। यह भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, इससे नेक्स्टली क्वेश्चन यह भी काफी बार आता है कि प्रेशर इनसाइड द लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स। ओके, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उसके अंदर ब्लड का प्रेशर कितना आता है, या फिर लिम्फ का प्रेशर कितना रहता है, कितना, 1 से 2 mmHg, 1 से 2 mmHg उसका प्रेशर रहता है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यह भी एक तरह का क्वेश्चन है, यह भी एक तरह का क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन है। इसके अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि लिम्फेटिक मेजर ऑर्गन कौन से है, या फिर मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन से है, स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल। इसको एक्सेप्ट करके भी पूछा जा सकता है, एक्सेप्ट करके बोल दिया गया कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये तीनों तो होते हैं और तीनों के अलावा जो दिया हुआ होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हो गया रेडी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लॉकेज होने पे पहला साइन सिम्टम क्या आएगा, स्प्लीन के अंदर एडिमा दिखाई देगा। दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन, ऐसे ऑर्गन बताओ जहां पे लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहता है, ब्रेन में नहीं होता है और बोन में नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन बन गया। इससे नेक्स्टली क्वेश्चन बन सकता है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उनका इंटरनल प्रेशर कितना होता है, 1 से लेके 2 mmHg रहता है। क्लियर है, तो यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। ओके, इससे आगे अपन चलते हैं। ओके, मेजर लिम्फेटिक डक्ट। डक्ट क्या होती है, जहां से होके वो ड्रेन करेगी, जहां से वो ड्रेन करना है उसको, जो लिम्फ लेके जा रही है उस लिम्फ को ड्रेन भी तो करना पड़ेगा। ओके ओके, मान लीजिए यहां पे अपन डायग्राम से समझते हैं, ये कुछ सेल्स है और इसके बीच में जो स्पेस है यहां पे लिम्फ बना और यहां से बहुत सारी कैपिलरीज ने मिलके एक वेसल्स बना ली। यहां पे लिम्फ नोड है और यहां पे जाके हार्ट के अंदर ये 4 चेंबर है, इसके अंदर जाके यहां पे इसको ड्रेन करना है। ओके, कहां पे ड्रेन करेगी, यहां पे जाके लिम्फ को ड्रेन करना है। यहां से वेनस ड्रेनेज आ रहा है और यहां से सप्लाई हो रहा है। यह आर्टरी है, यह वेनस ड्रेनेज है और यह लिम्फेटिक ड्रेनेज है। ओके, तो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा इसके लिए क्या सिर्फ एक ही वेसल होती है, नहीं, इसके लिए 2 बड़ी बड़ी डक्ट होती है। जो राइट साइड का ब्लड लेके जाती है उसको राइट लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं, लेफ्ट साइड का जो ब्लड लेके जाती है उसको लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं। लेकिन ये साइज के अंदर एक दूसरे से काफी बड़ी भी होती है। जैसे अपनी पूरी ऑल ओवर बॉडी की बात करते हैं, एक तरह से अपनी पूरी ऑल ओवर बॉडी की बात करते हैं, तो अपनी पूरी बॉडी के अपन ने 4 भाग कर लीजिए, मान लीजिए, है ना।
तो ये वाला पार्ट है वो राइट अपर पार्ट है, ये लेफ्ट अपर बॉडी है, ये राइट लोअर बॉडी है और ये लेफ्ट लोअर बॉडी है। क्लियर है? तो जो ये वाला पार्ट है राइट अपर बॉडी का, राइट अपर बॉडी का ये वाला पार्ट कितना हो गया? 25%। क्लियर है? इस 25% का इस वाले एरिया का जो ब्लड लेके जाता है उसको बोलते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। क्या बोला जाता है उसको? राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट बोला जाता है। जो राइट अपर बॉडी का जो ब्लड हार्ट के अंदर ले जाके ड्रेन करता है, ब्लड क्या सॉरी लिम्फ है ना, राइट अपर बॉडी का जो लिम्फ है जिसको हार्ट में ले जाके ड्रेन करना है, इसको अपन बोलते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये कहां पे जाके ड्रेन होगी? ये राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन होगी। कहां होगी? राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन होगी। और लेफ्ट अपर बॉडी, राइट लोअर बॉडी एंड लेफ्ट लोअर बॉडी, यानी 25% इसका, 25% ये वाला पार्ट हो गया, 25% ये वाला पार्ट हो गया। ऑल ओवर बॉडी का कितना हो गया? 75% लिम्फ। जो 75% जो लिम्फ है जिसको ले जाके ड्रेन करना होता है, ये काम कौन करता है? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। कौन करता है? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ये करता है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। करता कहां है इसको? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर। ये भी कहां करेगा? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से। ये लेफ्ट सबक्लेवियन और राइट सबक्लेवियन वेन कहां चली जाएगी? कहां जाके ड्रेन करेगी? राइट हार्ट के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर जाके ड्रेन होगी। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो ये दो लिम्फेटिक डक्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेजर लिम्फेटिक डक्ट कौन सी है? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। इसीलिए इसको अपन थोरासिक डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थोरासिक डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑल ओवर बॉडी का देखा जाए तो जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है ये 75% लिम्फ लेके जाती है। ओके? ऑल ओवर बॉडी का देखा जाए तो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो 25% लिम्फ लेके जाती है। यदि आपसे मेजर लिम्फेटिक डक्ट पूछा जाए तो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, स्मॉल लिम्फेटिक डक्ट पूछा जाए तो राइट लिम्फेटिक डक्ट है। इनको एक डायग्राम की मदद से और समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम राइट अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ये मैंने आपको बताया था कि राइट अपर पार्ट ऑफ बॉडी का लिम्फ लेके जाती है। इट ओपन इनटू राइट सबक्लेवियन वेन। कहां जाके ड्रेन करेगी? राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर जाके ड्रेन करेगी। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट की बात करेंगे तो इट ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम राइट लोअर पार्ट, राइट साइड का लोअर पार्ट एंड वो लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी, और लेफ्ट साइड का पूरा, यानी ऑल ओवर बात करें तो 75% बॉडी का लिम्फ लेके जाएगी। ओपन इनटू लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ये भी कहां जाएगी? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर जाके ड्रेन करेगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेजर लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं या फिर थोरासिक डक्ट बोलते हैं। क्लियर है आपको? ओके। इसके अंदर भी प्रेशर की बात करेंगे कि लिम्फेटिक जो वेसल्स होती है उसके अंदर कितना प्रेशर होता है? 1 से लेके 2 mmHg, जो इससे प्रीवियसली स्लाइड के अंदर भी अपन समझ चुके हैं। ओके? क्लियर है? इसके अंदर बहुत सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर थोरासिक डक्ट कौन सी है? कौन सी होगी? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। क्लियर है? इसका प्रेशर ध्यान रखना, 1 से 2 mmHg इसका प्रेशर रहता है। ये 25% लिम्फ लेके जाती है, ये 75% ले जाके ड्रेन कहां करेगी? ये वाली राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर और ये वाली लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर जाके ड्रेन करेगी। ओके? क्लियर है? आगे चले अपन। आगे एक डायग्राम की मदद से इसको और समझने की कोशिश करेंगे। इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके? यहां से आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ओके? यहां से देखिए आप, ये अपनी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है। इसका जो ये इस कलर में जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको देखो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये यहां से डिवाइड हो गया एक तरह से। ओके? ये वाला पार्ट है, ये ऑल ओवर बॉडी का 25% पार्ट है। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है ये ऑल ओवर का 75% पार्ट है। यानी ये वाला कौन सा हो गया? राइट अपर बॉडी। ओके? ये राइट लोअर बॉडी, ये वाला लेफ्ट अपर बॉडी एंड लेफ्ट लोअर बॉडी। इन तीनों का 75% जो लिम्फ है वो ले जाके कहां ड्रेन करेगी? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में और ये राइट सबक्लेवियन वेन में। इसी पार्ट को यहां जूम करके दिखाया हुआ है।
इस वाले पार्ट को यहां जूम करके दिखाया हुआ है। क्लियर है? इसमें जूम करते तो यहां आपको दिखाई देगा कि राइट सबक्लेवियन वेन है, इस राइट सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करेगी। इधर से ऊपर से कौन सी आ रही होती है? राइट इंटरनल जुगुलर आ रही होती है। इधर से राइट लिम्फेटिक डक्ट आ रही होती है। देखो, राइट सबक्लेवियन वेन इधर है, राइट इंटरनल जुगुलर वेन इधर है, इन दोनों के बीच यहां आके ड्रेन करेगी राइट लिम्फेटिक डक्ट। ओके, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट, हालांकि आपको डायग्राम में ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों के सेंटर में जाके ये ड्रेन कर रही है, लेकिन नहीं, आप देखिए यहां से थोड़ी सी ये राइट सबक्लेवियन वेन में ज्यादा है, उधर वाले पार्ट में नहीं है। देखो, इसमें ही दिखाई दे रही, उस वाले के अंदर नहीं कनेक्ट हुई हुई दिखाई दे रही है। ओके, और इसमें आके ड्रेन कर लेती है और उसके बाद ये कहां चला जाता है? डायरेक्टली राइट एट्रियम के अंदर चला जाता है ब्लड। यदि इसके अंदर बात करते तो नीचे वाली लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है, ऊपर वाली कौन सी है? लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन आ रही है। इन दोनों के जंक्शन पे थोड़ा सा इधर लेफ्ट सबक्लेवियन वेन की तरफ आके थोरासिक डक्ट होती है, वो ड्रेन करती है। ओके, जिसको अपन सबक्लेवियन वेन में ड्रेन होना बोलेंगे। ओके, अच्छा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज और समझिएगा, एक अपन ने जो अब तक चीजें पढ़ ली उससे थोड़ा सा डिफरेंट, उससे और पढ़िएगा, इस डायग्राम से और देखना। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उस इंटरस्टिशियल स्पेस से थोड़ा सा ओके ओके, मैं इसको थोड़ा सा ठीक से कर लेता हूं। ओके ओके, दिखाई दे रही होगी। ओके, ठीक है, यहां दिखाई दे रही है। ओके, यहां से इससे अगली कोई चीज अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके, ये देखिए, यहां से आपको ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये यहां से क्या जा रही है? ये लिम्फेटिक डक्ट जा रही है, यहां से ये ग्रीन कलर में है। लेकिन नीचे से लिम्फेटिक कैपिलरीज आ रही है। लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलके एक इसका एक पार्ट है जो डायलेटेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, यहां पे एक डायलेटेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहां पे। ओके, ये वाला डायलेटेड पार्ट दिखाई दे रहा है। ओके, इस डायलेटेड पार्ट को अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये डायलेटेड पार्ट होता है, उसके बाद फिर वापस नैरो हो जाता है, फिर हार्ट में ड्रेन हो जाता है। यानी ऑल ओवर बात करें तो लिम्फेटिक डक्ट के बीच में एक डायलेटेड पार्ट होता है, और उसको इंटरनली अपन समझने की कोशिश करें तो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट नजदीक में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल पास में होता है ये पार्ट। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट पास में ही होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टर्ना काइली बोलते हैं, या फिर थोरासिक डक्ट बोलते हैं। ओके, या फिर थोरासिक डक्ट का सिस्टर्ना काइली बोलते हैं इसको। ये थोरासिक डक्ट जा रही है, और थोरासिक डक्ट की अपन ने बात की थी तो दो डक्ट थी। इधर वाली जो डक्ट है उसको लेफ्ट थोरासिक डक्ट बोलते हैं, इधर वाली को राइट डक्ट बोलते हैं। तो ये लेफ्ट साइड की जो डक्ट थी इसकी बात कर रहे हैं। ये बीच में से थोड़ी डायलेटेड रहती है, जिसको अपन सिस्टर्ना काइली बोलते हैं। इसको अपन थोरासिक डक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी है, बॉडी का 75% लिंप लेके जाती है। ओके, क्लियर है? इस सिस्टर्ना काइली का क्या यूज होता है, इन चीजों को अपन आगे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अपन ये चीज आगे आएगी, इससे पहले अपन पढ़ते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ नोड के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं। ओके, इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या हो सकते हैं। ओके, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड आर प्राइमरी साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंस के आधार पर क्वेश्चन बनता है कि किसी भी प्रकार का बॉडी में कैंसर हो, यदि उसको मेटास्टेसिस होना है तो उसके लिए प्राइमरी साइट क्या रहेगी? लिम्फ रहेगा। कभी भी कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा तो वो लिम्फ की मदद से ही जाएगा। सबसे पहले ब्लड के बाद में फैलता है। सबसे प्राइमरी यदि पूछा जाएगा एग्जाम में तो उसका आंसर क्या करना है? लिम्फ करना है। ओके, सबसे प्राइमरी साइट क्या रहेगी मेटास्टेसिस की? लिम्फ रहेगा। लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स एक तरह से टारगेट ऑर्गन रहेगा कैंसर का मेटास्टेसिस होने का। अपनी बॉडी में कहीं का भी कैंसर हो, उसको प्राइमरी साइट पूछा जाए कि ऐसा कोई ऑर्गन जहां पे सबसे पहले कैंसर दूसरी जगह फैलेगा, तो वो क्या रहेगा? लंग्स रहेगा। कोई एब्डोमेन का कैंसर हो, कोई ब्रेन का कैंसर हो, कहीं का भी हो, क्योंकि यहां पे थाइमस ग्लैंड है। कहां पे? थोरासिक कैविटी के अंदर थाइमस ग्लैंड है, जहां पे टी सेल और बी सेल का मैच्योरेशन होता है। और जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी या फिर मेजरली जो लिम्फेटिक सिस्टम रहता है वो कहां रहता है? थोरासिक कैविटी में रहता है। तो कहीं ना कहीं वो लंग्स के नजदीक होने के कारण से उसको ज्यादा इंपैक्ट करता है।
टारगेट ऑर्गन ऑफ मेटास्टेसिस और प्राइमरी लंग्स ट्यूमर, यदि लंग्स ट्यूमर को कहीं मेटास्टेसिस होना है तो उसके लिए राइट आंसर क्या रहेगा? ब्रेन रहेगा। दोस्तों इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, एग्जाम में बारी बारी से पूछा जाता है कि लिम्फ के थ्रू या फिर बोल सकते हैं कि कैंसर को सबसे प्राइमरीली फैलने के लिए या प्राइमरीली मेटास्टेसिस होने के लिए साइट पूछी जाए तो लिम्फ, ऑर्गन पूछा जाए तो लंग्स, और लंग्स कैंसर को कहीं मेटास्टेसिस होने के लिए पूछा जाए तो वो होता है ब्रेन। ओके, तीन क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए यहां पे। ओके, नेक्स्टली अब अपन सिस्टर्ना काइली वाली बात पे आएंगे। ओके, जो सिस्टर्ना काइली है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल नजदीक होती है। ओके, और उसका क्या यूज होता है इन चीजों को आप समझने की कोशिश करिए। ओके, ठीक है, यहां से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने इंटेस्टाइन में क्या रहेगा? फैट रहेगा। अपन कुछ खाना पीना करेंगे, अपने इंटेस्टाइन में फैट चला जाएगा। और फैट किस प्रकार का है? इनसोल्यूबल ऑफ वाटर, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, वो सोल्यूबल नहीं हो सकता, कभी भी फैट पानी के अंदर घुल नहीं सकता, वो लिपिड बेस है। ओके, इसके बाद वहां पे कुछ बाइल साल्ट आएगा। बाइल साल्ट कहां पे होगा? बाइल साल्ट होगा कहां पे? गोल ब्लेडर के पास। और वो बाइल साल्ट उसका इमल्सिफिकेशन करवाएगा। इमल्सिफिकेशन मतलब उसको चेंज कर देगा। इस इनसोल्यूबल ऑफ वाटर है जो फैट है, इस फैट को चेंज करके ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर देगा। और ट्राइग्लिसराइड वाटर के अंदर घुलनशील है, फैट वाटर में घुलनशील नहीं था, लेकिन जैसे बाइल साल्ट आया, बाइल साल्ट ने इसको घुलनशील बना दिया। ओके, यानी वाटर के अंदर सोल्यूबल होगी। जो ट्राइग्लिसराइड है इसके लाइपेज मिलता है इसके साथ, और लाइपेज मिलके इसको फैटी एसिड में तोड़ देता है। ट्राइग्लिसराइड के साथ लाइपेज एक्शन करेगा। लाइपेज एक तरह का एंजाइम है, और लाइपेज मिलते क्या हो जाएगा? ये फैटी एसिड में टूट जाएगा, फैटी एसिड के अंदर टूट जाएगा। और फैटी एसिड में जैसे ही टूटेगा इसके साथ फिर बाइल साल्ट रिएक्शन करेगा। बाइल साल्ट रिएक्शन करके इसको एमआई सेल बना देगा। क्या बना देगा? एमआई सेल बना देगा। जो एमआई सेल है वो दूसरी एमआई सेल से मिलेगी और मिलके ये काइलोमाइक्रोन बना लेती है। क्या बना लेती है? एक तरह का एंजाइम है काइलोमाइक्रोन, ये बना लेती है। जो काइलोमाइक्रोन है ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको ऑब्जर्व करती है, अब्जॉर्प्शन करती है इसका किसका? काइलोमाइक्रोन का अब्जॉर्प्शन करती है। कौन? लिम्फेटिक वेसल्स। किसके द्वारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। ये जितनी भी क्रिया हुई थी, यानी फैट था, फैट से ट्राइग्लिसराइड हुआ, ट्राइग्लिसराइड से फैटी एसिड में टूटा, लाइपेज की मदद से, फैटी एसिड बाइल साल्ट की मदद से एमआई सेल बना, एमआई सेल से मिलकर काइलोमाइक्रोन बना। ये सारी की सारी प्रोसेस कहां हुई? स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से उसी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाएगी, उस प्रोसेस के थ्रू जाएगी, तो वो कहां जाएगी? सिस्टर्ना काइली कहलाएगी। वो सिस्टर्ना काइली कहलाएगी, क्योंकि किसको लेके जाती है? काइलोमाइक्रोन को लेके जाती है। ये क्लियर है? इसका अपनी इम्यूनिटी के अंदर मेजर रोल प्ले करती है ये। अपन आगे चलते हैं। ओके, सिस्टर्ना काइली एक तरह का लार्ज लिम्फेटिक पाउच है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि लिम्फेटिक वेसल्स एक डायलेटेड पार्ट होता है। ये लार्ज लिम्फेटिक पाउच है थोरासिक डक्ट का, क्योंकि किसका है? लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल्स का, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट का पार्ट है। क्योंकि लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को ही अपन ने थोरासिक डक्ट बोला था, राइट वाले को नहीं बोलता है, उसको तो सिर्फ राइट लिम्फेटिक डक्ट बोला जाता है। लेकिन जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है उसको अपन और क्या बोलते हैं? थोरासिक डक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? जो थोरासिक डक्ट है इसको अपन और क्या बोलते हैं? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं। और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है एसोसिएटेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई रहती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई रहने के कारण से जो फैट ट्राइग्लिसराइड में टूटी थी, जो ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड में टूटा था, फैटी एसिड बाइल साल्ट के मिलके एमआई सेल बनाया, एमआई सेल से कनेक्ट होकर क्या बनाया इसने? काइलोमाइक्रोन बनाया। और वो काइलोमाइक्रोन किसमें चला जाता है? सिस्टर्ना काइली के अंदर चला जाता है। काइल क्यों बोला जाता है इसको? काइल एक तरह का वो फ्लूइड है जो उसके अंदर मूवमेंट किया है, व्हाइटिश ट्रिबिट्स कलर का फ्लूइड होता है। काइल के बारे में पूछा जाए कभी भी एग्जाम में तो किस प्रकार का होता है? व्हाइटिश ट्रिबिट्स कलर का होता है, जो सिस्टर्ना काइली के अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, जिसके अंदर प्रोटीन और फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन और फैट का ही यह बना होता है। प्रोटीन कहां से आती है? जो इंटरस्टिशियल स्पेस से आई थी। फैट इधर से चली गई काइलोमाइक्रोन के रूप में, तो वहां पे ज्यादातर मेजरली क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा या फिर फैट मिलेगा। पेयर्स पैचेज क्या रहता है? जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे कुछ
लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी भी इस प्रकार से एक इंटेस्टाइन है और इस इंटेस्टाइन पे से डॉट डॉट से दिखाई देते हैं जगह जगह पे। ये क्या रहते हैं? ये रहते हैं पेयर्स पैचेज, एक तरह से लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं, लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में मेजरली सिर्फ यही चीजें होती है जो अपन ने डिस्कस कर ली है, बट इसके साथ ही साथ कुछ चीजों को और देखते हैं, वो है टॉन्सिलेक्टोमी। क्योंकि टॉन्सिल भी क्या है? एक तरह का लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फोइड ऑर्गन है। तो कई बार टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं तो उससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि इट हैज बीन परफॉर्मेड इन क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस करते कब है? टॉन्सिलेक्टोमी कब करते हैं? कब करते हैं टॉन्सिलेक्टोमी? जब किसी को टॉन्सिलाइटिस हो जाए। टॉन्सिलेक्टोमी कब की जाती है? इसका इंडिकेशन क्या है? जब किसी को टॉन्सिलाइटिस हो जाए। लेकिन वहां पे भी कुछ चीजें हैं। एक्यूट में कभी नहीं किया जाएगा। एक्यूट को क्या करके ट्रीट किया जाएगा? उसको एंटीबायोटिक देके ट्रीट किया जाएगा। ओके, यानी आपको ऐसे समझ लेना है। ओके ओके, टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस दो तरह का होता है। एक होता है एक्यूट, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, और एक होता है क्रोनिक, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। यदि किसी को एक्यूट हुआ तो वहां पे एंटीबायोटिक देके उसको ट्रीट कर दिया जाएगा। वहां पे क्या दिया जाएगा? एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। यदि किसी को क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो गया तो वहां पे क्या किया जाता है? टॉन्सिलेक्टोमी किया जाता है। वहां पे टॉन्सिलेक्टोमी किया जाता है। क्लियर है सबको? वहां पे टॉन्सिलेक्टोमी किया जाता है। यदि किसी की टॉन्सिलेक्टोमी कर दी तो वहां पे किस प्रकार की डाइट देना चाहिए? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा। तो वहां पे आपको कोल्ड डाइट देनी है। क्यों देनी है? क्यों? ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है क्यों दी जाती है? ब्लीडिंग टू प्रिवेंट, यानी प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए वहां पे कोल्ड डाइट दी जाती है। इन केस यदि कोई भी इंफेक्शन हो गया किसी को भी, तो वहां पे क्या हो सकता है? लिम्फोडेनोपैथी हो जाता है। यानी सबसे पहले अपनी बॉडी में इंफेक्शन हुआ तो सबसे पहले बीमार कौन होगा? लिम्फ नोड सबसे बीमार पहले होगा, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहां जाएंगे? लिम्फ के थ्रू लिम्फ नोड में जाएंगे, और लिम्फ नोड में चले जाएंगे तो उसको अपन बोलेंगे लिम्फ नोड का बीमार होना लिम्फोडेनोपैथी कहलाता है। क्लियर है? लिम्फ नोड एक तरह से प्राइमरी साइट है इंफेक्शन की, सबसे पहले लिम्फ नोड में फैलेगा, प्राइमरी साइट है इंफेक्शन की। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है, बॉइल्स। आपने देखा होगा ना, बॉइल्स, बाल तोड़, जिसको अपन बोलते हैं बाल तोड़। क्लियर है? बॉइल्स हो जाता है ना, छोटा सा इंफेक्शन हो जाता है एक तरह से हेयर फॉलिकल्स पे, उसको अपन बॉइल्स बोलते हैं। यदि ये लोअर बॉडी में कहीं पे भी ऐसा होता है, लोअर बॉडी में कहीं पे भी बाल तोड़ होता है, बॉइल्स हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में अपने ग्रोइन वाले एरिया में पेन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कई प्रकार के लिम्फोइड ऑर्गन्स रहते हैं, या फिर बोलते हैं कि लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, वहां मेजरली लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होने के कारण से वहां के लिम्फ नोड में पेन होता है, क्योंकि वहां का लिम्फ नोड बीमार हो जाता है, वहां पे लिम्फोडेनोपैथी हो जाती है, इसीलिए वहां पेन होता है। यदि बॉडी के अपर पार्ट में ऐसा होता है, उस कंडीशन के अंदर एक्जिला वाला पार्ट के अंदर पेन होता है। क्यों? क्योंकि यहां का लिम्फ नोड सबसे पहले बीमार होगा, वहां पे भी लिम्फोडेनोपैथी होगी, इसीलिए। तो एनी हेयर रूट ऑफ फॉलिकल्स डिटेच फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ बॉडी, देन पेन इन रीजन ऑफ एक्जिला, वहां पे एक्जिला वाले रीजन के अंदर पेन होता है। इन द हैंड बॉइल, और पेन अकर इन ग्रोइन रीजन इफ अकर इन लेग, यदि लेग वाले रीजन में कोई हेयर फॉलिकल्स डिटेच होगा, हेयर फॉलिकल्स उखड़ जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर ग्रोइन वाले रीजन में पेन होगा। यानी आप सीधा सीधा इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी हेयर फॉलिकल डिटेच, हेयर फॉलिकल्स डिटेच। तो इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर पेन कहां होगा? पेन इन एक्जिला रीजन, पेन इन एक्जिला रीजन। ओके, एंड इसी के साथ ही साथ लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी हेयर फॉलिकल डिटेच, डिटेच। यदि ऐसा होता है तो पेन कहां होगा? पेन इन ग्रोइन रीजन, पेन इन
ग्रोइन रीजन। ओके, तो ग्रोइन वाली रीजन के अंदर पेन होगा। ऐसा भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये हो गया अपना लिम्फेटिक सिस्टम, क्लियर हो गया। लिम्फेटिक सिस्टम की सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है। ओके, इसके बाद अपन एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अपन 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की, और ये 50 क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम का कुछ बचेगा ही नहीं। लिम्फेटिक सिस्टम टोटली क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।